बनवारीलाल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलकोट, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा कोविड-19 के तहत ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में हम आज सांख्यिकी का महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे चल रहे थे उसका महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज, यानी टाइम सीरीज जिसको हिंदी में हम कहते हैं काल श्रेणी। काल श्रेणी ये जो टॉपिक है ये हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीए कोर्सेज, बीए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीकॉम प्रथम वर्ष, एमए, एमकॉम और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि काल श्रेणी के जो प्रश्न हैं, टाइम सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम शुरू करें कि काल श्रेणी यानी टाइम सीरीज, सबसे पहले इसका अर्थ होता क्या है। जैसा कि नाम से ही विदित है कि टाइम सीरीज यानी कि काल श्रेणी, अर्थात हम जानते हैं कि काल श्रेणी को पढ़ने की हमें आवश्यकता क्या है। हम जानते हैं कि चाहे वो व्यापार हो यानी बिजनेस हो, प्रशासन हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमें विगत वर्षों के आंकड़ों के आधार पर वर्तमान और आने वाले वर्षों की तुलना करने की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमें एक इस तरह का सिस्टम या इस तरह का एक मेथड की आवश्यकता होती है जिससे कि हम विगत वर्षों में जो कमी रही है उन आंकड़ों के आधार पर वर्तमान और आने वाले फ्यूचर में उनका अध्ययन कर सकें और उनका एक ट्रेंड या एक अनुमान लगा सकें, और साथ ही साथ जो कमियां हमारी रही है पूर्व में उनका हम निष्पादन कर सकें। तो पूर्व के जो आंकड़े हमारे पास हैं उनका हम अध्ययन करके एक फ्यूचर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना एक प्रशासक के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम सीरीज होती क्या है, इसको कैसे हम परिभाषित करें। तो टाइम सीरीज यानी समय सीरीज, अर्थात टाइम सीरीज यानी काल श्रेणी वह श्रेणी होती है कि हमें जो भी समांक दिए हुए हो, जितने भी समांक यानी आंकड़े दिए हो, उनको हम समय के अनुसार एक व्यवस्थित क्रम में जमा उनका अध्ययन करें। अर्थात हमें जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उनको हम समय के अनुसार व्यवस्थित क्रम में अध्ययन करना ही काल श्रेणी या टाइम सीरीज कहलाती है। अब समय के अनुसार यानी हम ईयर के अनुसार उन आंकड़ों को जमा सेट कर सकते हैं, हम मंथ के आधार पर उन आंकड़ों को अध्ययन कर सकते हैं, हम वीक के आधार पर कर सकते हैं, प्रतिदिन के आधार पर कर सकते हैं, घंटों के आधार पर कर सकते हैं, यानी कोई भी यूनिट हम उसको लेकर और जो भी हमें आंकड़े दिए गए हैं उनका व्यवस्थित अध्ययन ही समय यानी काल श्रेणी कहलाती है। काल श्रेणी का हमारे प्रशासन में, हमारे व्यापार क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उसके आधार पर ही हम सारे रिजल्ट और निष्कर्ष और भाग्य अनुमान लगा सकते हैं। अब बात आती है कि काल श्रेणी का जो घटक है, संगठक है, वो कौन कौन से हैं। इसको हम समझें कि एक जो काल श्रेणी होती है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो जैसा कि हमने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, कि काल श्रेणी के संगठक यानी घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। हम जानते हैं कि जो भी आंकड़ों में परिवर्तन होते हैं वो एक लंबे प्रोसीजर के बाद हम फ्यूचर के अनुमान लगाते हैं। तो दो तरीके परिवर्तन हमें विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका अध्ययन हम लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकाल के लिए करते हैं, और हम जानते हैं कि दीर्घकाल में अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें जो आंकड़ों का एक ट्रेंड दिखाई देता है उसमें या तो एक वृद्धि की क्रम नजर आता है या ह्रासमान यानी घटने का। अर्थात एक दीर्घ अवधि की अगर हम बात करें
तो एक निश्चित क्रम का हमें पता चल जाता है कि आंकड़े जो हमारे डाटा है उसमें किस तरह का ट्रेंड पाया जाता है, यानी वृद्धि का ट्रेंड है या घटने का। अर्थात जब हम दीर्घकाल की बात करते हैं तो आंकड़ों में या तो वृद्धि की स्थिति होती है या कमी की, एक निश्चित क्रम हमें उनका पता चल जाता है। अर्थात टाइम सीरीज के जब हम घटक को अध्ययन करते हैं तो पहला जो घटक है सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति, यानी दीर्घकालीन, हम लॉन्ग इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड। लॉन्ग टर्म यानी सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति और सेकुलर ट्रेंड को हम हिंदी में कहते हैं उपनति। तो हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसके अंतर्गत हमें कहा जाएगा कि उपनति के मूल्य निकालिए। अब उपनति के मूल्य निकालिए यानी यहाँ पर हम दीर्घकालीन ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। तो दीर्घकालीन ट्रेंड्स की हम बात करें या उपनति के मूल्य हम कहें, उनको इंग्लिश में हम कहेंगे लॉन्ग टर्म और सीजनल ट्रेंड। तो इसके अंतर्गत हम जो आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो दीर्घकाल में जैसा कि हमने कहा आंकड़ों में एक स्थिर और एक स्पष्ट ट्रेंड हमें पता चलता है कि या तो आंकड़ों में वृद्धि होती है या उनमें ह्रास होता है, और इनका अध्ययन हम एक समय चक्र या काल श्रेणी के अंतर्गत करते हैं। तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति मूल्यों का अध्ययन करने की बहुत सारे मेथड हैं। उनको जब हम एक न्यूमेरिकल्स या उनके मेथड का अध्ययन करेंगे वहाँ पर इनको डिटेल से समझेंगे, क्योंकि अभी हम केवल काल श्रेणी के संगठक कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज के नाम और संक्षेप में उनका परिचय हम प्राप्त कर रहे हैं। तो पहला जो इसका कंपोनेंट्स हुआ सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म्स और सेकुलर ट्रेंड, यानी उपनति के मूल्य निकालना। तो दीर्घकाल में हमने कहा या तो एक निश्चित ट्रेंड पता लगता है आंकड़ों का, यानी वृद्धि का या कमी। इसी तरह जब हम एक टाइम सीरीज का अध्ययन करते हैं तो हम उसकी अल्पकालीन उच्चावचन यानी उनका भी एक घटक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो दीर्घकालीन के साथ साथ अल्पकालीन जो उच्चावचन है उसको हम कई भागों में बांट सकते हैं, यानी या तो जो शॉर्ट टर्म के इफेक्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म के जो आंकड़ों के उच्चावचन है, जो फ्लक्चुएंस है, जो वेरिएशंस हैं, वो नियमित हो सकते हैं या अनियमित हो सकते हैं। तो यानी अल्पकालीन जब हम उच्चावचन की बात करेंगे तो जो हमारे आंकड़े हैं उनको हम नियमित और अनियमित का मतलब रैंडम दैव उच्चावचन जिसको हम कहते हैं, उस रूप में हम उनका अध्ययन करेंगे। तो अल्पकाल को अगर हम देखें तो सबसे पहले नियमित रूप से जो उच्चावचन होते हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि अल्पकालीन जो उच्चावचन है, जो वेरिएशंस हैं, उसमें नियमित रूप से किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम नियमित उच्चावचन की बात करें, जिसको हम रेगुलर शॉर्ट टर्म्स और ऑसिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसमें दो तरह के उच्चावचन यानी वेरिएशंस हमें नजर आते हैं, यानी फ्लक्चुएशंस हमें नियमित वाले में, अल्पकालीन तो है, अल्पकालीन तो अनियमित भी है, लेकिन नियमित अल्पकालीन उच्चावचन में हमें दो तरह के फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस हमें नजर आते हैं। और जो पहला अल्पकालीन जो उच्चावचन है वो है मौसमी या ऋतुकालिक उच्चावचन। इसको हम नियमित के अंतर्गत लेते हैं, यानी वो उच्चावचन मौसमी या ऋतुकालिक उच्चावचन, हिंदी में इंग्लिश में हम कहते हैं सीजनल वेरिएशंस। दूसरा जो है वो है चक्रीय उच्चावचन, ये भी नियमित के अंतर्गत आता है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। अर्थात जब हम नियमित और अल्पकालीन उच्चावचन की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत दो तरह के उच्चावचन हमें देखने को मिलते हैं। पहला हुआ मौसमी या ऋतुकालिक उच्चावचन और दूसरा हुआ चक्रीय उच्चावचन। मौसमी या ऋतुकालिक जो उच्चावचन है उसको हम सीजनल वेरिएशंस के नाम से जानते हैं, और जो चक्रीय उच्चावचन है उसको हम साइक्लिक उच्चावचन। अब है दोनों नियमित, लेकिन हम देखते हैं कि मौसमी और चक्रीय उच्चावचन में भी अंतर होता है कि जो मौसमी या ऋतुकालिक उच्चावचन है उसकी अवधि बहुत कम होती है। अर्थात ये जो भी परिवर्तन होते हैं वो एक मौसम जिसको हम ऋतु कहें उसके परिवर्तन के कारण आंकड़ों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस आता है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और ये नियमित रूप से
होते हैं, क्योंकि नियमित जो ऋतुकालिक या मौसमी उच्चावचन है इसकी अवधि विशेष रूप से 1 वर्ष के अंतर्गत ही होती है। अर्थात 1 वर्ष में मौसमी कालीन या ऋतुकालिक जो भी परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन मौसमी या ऋतुकालिक उच्चावचन के अंतर्गत हम देखते हैं, और इनका एक लगभग एक निश्चित सा क्रम भी होता है, लेकिन इसकी समय अवधि 1 वर्ष के अंतर्गत ही होती है। इसलिए इनको हम नियमित यानी रेगुलर उच्चावचन के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर हम नियमित में चक्रीय उच्चावचन यानी साइक्लिक उच्चावचन को अगर हम देखें, फ्लक्चुएशंस को हम देखें, तो इसका कारण मौसम या ऋतु ना होकर एक जो हमारा व्यापार चक्र है और व्यापार चक्र में जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण ये उच्चावचन प्रकट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं चक्रीय उच्चावचन यानी साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। ये मौसम के कारण नहीं होते और इनकी जो अवधि होती है वो 3 वर्ष से लेकर 10 से 12 वर्ष के बीच की हो सकती है, यानी जिनकी अवधि काफ़ी लंबी होती है, जबकि जो ऋतुकालिक या मौसमी उच्चावचन अल्पकालीन में हम जो नियमित पढ़ रहे हैं दोनों तरह के, उसकी अवधि 1 वर्ष के अंतर्गत थी, जबकि जो साइक्लिक है इसकी अवधि 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच में 10 से 12 वर्ष के बीच में होती है। और इसका जो कारण है वो है व्यापार चक्रों में होने वाले परिवर्तन या उतार चढ़ाव। अब चूंकि ये व्यापार चक्रों में परिवर्तन के कारण होते हैं, नियमित है, चक्रीय है, तो ये चक्र कैसे होता है, संक्षेप में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्यापार चक्र जब हम पढ़ते हैं उसके कारण से ये उच्चावचन होते हैं। तो हमने देखा कि व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं विशेष रूप से हम अध्ययन करते हैं। जो अवस्थाएं अगर इसको हम चित्र द्वारा समझने की कोशिश करें तो ये हमारा मान लीजिए एक नॉर्मल स्थिति है और उसमें हम व्यापार चक्र को हम अध्ययन करना अगर चाहें तो उसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे ये चित्र बना हुआ है, इसी को हम रिपीट अगर करें, ये हमारा एक व्यापार चक्र है, ये हमारी नॉर्मल स्थिति का सूचक है। मान लीजिए ये जो एक हमने बनाया ये हमारा एक नॉर्मल स्थिति है, इसमें व्यापारिक उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं हो रहे। अगर हम देखें, मैं इस चित्र द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए ये एक व्यापार चक्र का चित्र है, इसमें 4 अवस्थाएं हमें दिख रही है। ये जो अवस्था है टॉप की, अगर हम इसको देखें तो ये हमारी समृद्धि का सूचक है। इस नॉर्मल स्थिति से हम इसकी कंपैरिजन करके इन चारों स्थितियों का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो जो पहली स्थिति है ये समृद्धि का सूचक है, यानी इसको हम प्रॉस्पेरिटी ऑफ ग्रोथ कहते हैं, यानी जो विकास की हमारी जो अवस्था है, समृद्धि की अवस्था है, वो ये अवस्था होती है, ये हमारी नॉर्मल स्थिति से जो टॉप है उसको, और इसको हम कहते हैं व्यापार चक्र की भाषा में समृद्धि की अवस्था। इंग्लिश में अगर इसको हम देखें तो प्रॉस्पेरिटी हम कहते हैं। जब प्रॉस्पेरिटी में किसी भी व्यापारिक कारणों से या कोई भी अर्थव्यवस्था में जो व्यापारिक उतार चढ़ाव होते हैं उनके कारण से जब इसमें गिरावट का दौर होता है, गिरावट होती है, लेकिन हमारी जो नॉर्मल स्थिति है उससे ऊपर की हम बात कर रहे हैं। एक पीक जो समृद्धि का पॉइंट था उससे गिर जरूर रहे हैं, हमारी एक स्लो फॉल जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी ये स्थिति हमारी जो नॉर्मल स्थिति है उससे ऊपर की स्थिति है। और उस स्थिति को जब हम पीक से नीचे की ओर गिरते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में जो उतार होता है लेकिन नॉर्मल स्थिति से ऊपर ही है, इसको हम प्रतिसार की स्थिति कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम रिसेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो यानी रिसेशन वह अवस्था होती है जो समृद्धि की अवस्था से, जो प्रॉस्पेरिटी की अवस्था है, उसमें नीचे की ओर गिरने की स्थिति होती है, लेकिन गिरने के बावजूद भी ये हमारी नॉर्मल जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है उससे ऊपर की स्थिति का ही सूचक है। इसलिए इसे हम जो नाम देते हैं वो कहते हैं प्रतिसार, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रिसेशन। तब हम इस अक्ष पर आ जाते हैं जो हमारी नॉर्मल स्थिति है, और इससे भी नीचे कंटिन्यू अगर गिरने की स्थिति जारी रहे तो उसको हम कहते हैं डिप्रेशन, यानी इस नॉर्मल अक्ष नीचे भी गिरना ये जारी रहे समृद्धि से। जब गिरना शुरू हुआ लेकिन नॉर्मल अक्ष से ऊपर था तो उसको हमने प्रतिसार कहा, यानी रिसेशन कहा।
और यह स्थिति अगर और भी गिरती हुई नीचे रहती है, इस अक्ष से नीचे भी, तो इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जो हमारी सामान्य स्थिति से भी और नीचे, डाउनफॉल इकोनॉमी, पूरी तरह से एक मंदी की अवस्था की ओर अग्रसर हो रही है, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं, और हिंदी में इसको हम अवसाद की स्थिति कहते हैं। यहाँ अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक मंदी के भंवर में फंस जाती है। इसके बाद वापिस अर्थव्यवस्था में विभिन्न फैक्टर्स काम करते हैं और फिर एक रिकवरी, वापस एक ग्रोथ की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो इस जो चौथी अवस्था है, इसको हम कहते हैं रिकवरी, और हिंदी में अगर देखें तो उसको हम कहते हैं पुनरुत्थान की अवस्था। अर्थात जब हम डिप्रेशन अवसाद से उभर कर पुनरुत्थान की ओर जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था में ये स्थिति एक रिकवरी की स्थिति होती है। इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो व्यापार चक्र है, उनकी 4 अवस्थाएं, प्रॉस्पेरिटी टॉप जो पीक को व्यक्त करती है, उसके बाद उसमें डाउनफॉल हुआ, रिसेशन, जिसको हम प्रतिसाद कहा, नॉर्मल अक्ष पे आए, उसके नीचे अगर हम फॉल हो रहे हैं, डाउनफॉल हो रहे हैं, तो डिप्रेशन यानी अवसाद की स्थिति अर्थव्यवस्था में होती है। और उसके बाद अगर इकोनॉमी में वृद्धि होने लगती है, जिसको हम रिकवरी कहें, तो उसको हिंदी में हम कहते हैं पुनरुत्थान। इस तरह से एक अर्थव्यवस्था में ये चारों जो स्टेज हैं वो कंटिन्यू सतत रूप से आती है, और इनकी जो अवधि होती है वो 3 से लेकर 10 से 12 वर्ष के बीच में होती है। जबकि हमने अध्ययन किया था कि जो सीजनल या मौसमी जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो वेरिएशंस हैं, उनकी अवधि 1 वर्ष के अंतर ही होती है, और उनका जो कारण था वो मौसम या ऋतुकालिक परिवर्तन के कारण था। जबकि जो साइक्लिक है, ये अर्थव्यवस्था में होने वाली अनेक घटनाओं के परिणाम स्वरूप व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं, और उसकी 4 अवस्थाओं के कारण इनका हम अध्ययन करते हैं। न्यूमेरिकल टर्म्स में जब हम टाइम सीरीज की कैलकुलेशंस करेंगे, तो इन, चाहे वो मौसमी हो, चाहे वो दीर्घकालीन हो, चाहे वो साइक्लिक हो, अनेक फॉर्मूलों द्वारा उनकी हम गणना करेंगे। इसी अल्पकालीन उच्चावचन में अगर हम और देखें कि जो नियमित के अंतर्गत नहीं आती, अनियमित या जिसे हम कहते हैं दैव उच्चावचन, इंग्लिश में अगर देखें तो उसको हम कहते हैं रैंडम फ्लक्चुएशंस, यानी वैसे उच्चावचन, ऐसे परिवर्तन जो अर्थव्यवस्था में अपने आप या बिना किसी समय के या एकदम से कभी भी प्रकट हो सकते हैं, रैंडमली हमें आउटकम्स उनका नजर आता है। तो ऐसे उच्चावचन होते तो अल्पकालीन हैं, लेकिन उनको हम दैव या अनियमित उच्चावचन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में कई बार विभिन्न तरह के प्राकृतिक प्रकोप, चाहे वो अतिवृष्टि हो, चाहे वो अनावृष्टि हो, या कोई तरह का अन्य प्राकृतिक आपदा हो, उसके कारण से अर्थव्यवस्था में बहुत ही तीव्र गति के परिणाम हमें प्रकट होते हैं। उनके बारे में पूर्व जजमेंट या पूर्व आकलन करना संभव नहीं होता है, इसलिए उन्हें हम एनियमित या दैव, जिसको हम रैंडम फ्लक्चुएशंस के नाम से जानते हैं, ये भी एक टाइम सीरीज के एक घटक के रूप में हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि टाइम सीरीज यानी काल श्रेणी क्या होती है, अर्थात जो भी आंकड़े, जो भी डाटा हमें दिए गए हैं, उन्हें समय, चाहे वो ईयर्स का हो, माह का हो, वीक का हो, डे का हो, उनके अनुसार व्यवस्थित क्रम में अध्ययन करना ही कालचक्र यानी समय श्रेणी कहलाती है, टाइम सीरीज कहलाती है। और उनका जो अध्ययन है कि एक काल श्रेणी के घटक या संघटक या कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो उनके अंतर्गत हमने पढ़ा दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति के मूल्य, फिर पढ़ा हमने अल्पकालीन में नियमित और अनियमित। नियमित हम 2 तरह के देखते हैं, एक तो मौसमी या ऋतुकालिक परिवर्तन, जिनको हम सीजनल फ्लक्चुएशंस कहते हैं। दूसरा जो है वो है साइक्लिक, यानी जो व्यापार चक्रों के कारण जो परिवर्तन होते हैं, वो भी नियमित उच्चावचन है और अल्पकालीन है। अल्पकालीन में जो दूसरे तरह के फ्लक्चुएशंस, जो वेरिएशंस हैं, वो थे हमारे अनियमित यानी दैव जो उच्चावचन हैं, जिनको हम रैंडम कहते हैं, और उनका कोई निश्चित समय या कोई निश्चित शेड्यूल नहीं होता है। इस तरह से हमने देखा कि ये सारे मिलाकर एक टाइम सीरीज या काल श्रेणी के एक घटक यानी कंपोनेंट्स का काम करते हैं। इनके हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट जो हमारा व्याख्यान होगा, उसके अंतर्गत विभिन्न टॉपिकों के द्वारा जो हम समझे, उनको हम डिटेल से कैलकुलेशन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू।